डिसआर्म किया जाए और उनको बताया जाए कि हम किसी तरीके की हिंसा होने नहीं देंगे, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। सबके हथियार छीने जा सकते हैं, निरस्त किया जा सकता है। 30 लाख की आबादी का एक छोटा सा एक प्रदेश है, कितना मतलब उसमें ये है, लेकिन अगर इसको होने दिया जाए तो फिर क्या करो। अगर सीरियस होती सरकार, केंद्र सरकार अगर सीरियस, राज्य सरकार पर तो ये आरोप है कि मुख्यमंत्री खुद इसके आर्किटेक्ट हैं। एक हिंसा होती है जो खुद ब खुद भड़क उठे, एक होती है प्रायोजित हिंसा। क्या नाम है आपका? रमेश पराशर, मैं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट का दिल्ली राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। राशर जी, लगातार जो मणिपुर है हिंसा की आग में जल रहा है, सरकार वहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है, आर्मी भी लगी हुई है, लोकल पुलिस भी लगी हुई है, लेकिन मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं, कई करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। देखिए, मणिपुर हिंसा के बैकग्राउंड को आपको समझना होगा कि पहले से ही वहाँ एक टेंशन बरकरार थी कुकीज़ एंड मैथीज़ के अंदर कि वो उनके एक जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है उसको लेके, क्योंकि उनके अंदर एक पहले से ही एक मनोभाव था कि हम जो है वो मैथीज़ मेजॉरिटी हैं और हम थोड़े भूभाग में रह रहे हैं और वो वैली में रहते हैं और ये बड़े भूभाग में रह रहे हैं और उनके अधिकार प्रोटेक्टेड हैं और हमें भी ये दिया जाए। इस जो जनता के अंदर जो क्षोभ है इसका इस्तेमाल किया गया आरएसएस बीजेपी के द्वारा। राम माधव ने जाके वहाँ कैंप किया। तो आप ये समझ लीजिए, एक हिंसा होती है जो खुद ब खुद भड़क उठे, एक होती है प्रायोजित हिंसा। तो प्रायोजित हिंसा तो उसको तो आप तेल घी दे रहे हो, उसमें आहुति डाल रहे हो और वो भड़कती जा रही है। वरना क्या बात है, हमारे देश की मिलिट्री इतनी सक्षम है प्रोफेशनली, चौथे नंबर की विश्व की हमारी मिलिट्री है, हमारे यहाँ सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन वो इसको रोक नहीं पा रहे हैं। किस लिए रोक नहीं पा रहे हैं? क्योंकि एक तबके के साथ मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करते हुए, आरएसएस बीजेपी की मेजॉरिटी पॉलिटिक्स के चलते वहाँ जो एक पक्ष को सहारा देके उसमें उनको जो हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। और यहाँ तक भी है कि चुनाव जीतने के लिए ये आरोप भी लगे हैं कि बीजेपी ने कुकी के जो मिलिटेंट्स थे उनको इस्तेमाल किया था अपने चुनाव के अंदर। आज वो खुल के सामने बोल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो ये इस हिंसा पर रोक लगाई जा सकती है, घंटों के अंदर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन लगाने की मंशा नहीं है, क्योंकि ये जो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स के चलते सांप्रदायिक बंटवारा रहे, सांप्रदायिकता का माहौल बना रहे, मणिपुर जलता रहे और प्रधानमंत्री जी भोपाल में जाके अपनी चुनावी रैलियां करते रहें, विदेशों में जाके, अमेरिका में जाके वहाँ स्टेट ऑनर लेते रहें, स्टेट गेस्ट बनते रहें। ये इनकी किसी की सीरियसनेस नज़र आती है। अगर सीरियस होती सरकार, केंद्र सरकार अगर सीरियस, राज्य सरकार पर तो ये आरोप है कि मुख्यमंत्री खुद इसके आर्किटेक्ट हैं इस हिंसा को भड़काने में और उसको तेल देने में। और किस तरीके से, अरे कैसे तुम्हारे मिलिट्री के शस्त्र लूट लिए जाते हैं? ये इज इट पॉसिबल? पॉसिबल? दिस इज द टोटल फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और रादर complicit. They are complicit with this separatist and all these people. तो ये जो टेंशन को भड़काया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें टोटल फेलियर है, अक्षमता है केंद्र से। अरे गृह मंत्री जाते हैं, 3 दिन वहाँ रहते हैं, उसके बाद पता चलता है हिंसा में तेजी आ गई। क्या समझें? AK-47 जैसे हथियार वहाँ पर अवेलेबल हुए, जो उपद्रवी थे जिन्होंने ये हिंसा फैलाई, उनके पास से AK-47 हथियार मिले। क्या लग रहा है कि ये पहले से ही प्रयोजित हिंसा फैलाना हो सकता है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ तो जो ड्रग पेडलर्स हैं, इंटरनेशनल कार्टेल ऑफ ड्रग पेडलर्स, वो काम कर रहा है। उसके अंदर यहाँ के प्रशासन की अगर मिली भगत ना हो तो कैसे हो सकता है? और वो ये इन मिलिटेंट ग्रुप्स को पालते हैं अपने इस धंधे को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो सारे इसको मतलब इसके पीछे हैं। और जिस तरीके से ये जो भेद को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनको हथियार मुहैया कराना कौन सी बड़ी बात है? ये तो मतलब ये भी आरोप लगते हैं कि भैया इनको किसने हथियार मुहैया कराए हैं?
वो मिलिट्री के हथियार उनके पास कैसे, वही मेरा सवाल, मिलिट्री के हथियार कैसे पहुंचे, हथियार कैसे पहुंच गए उनके पास? यही तो बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं, चंद घंटों के अंदर सबके हथियार छीने जा सकते हैं, निरस्त किया जा सकता है। 30 लाख की आबादी का एक छोटा सा एक प्रदेश है, कितना मतलब उसमें ये है। लेकिन अगर इसको होने दिया जाए तो फिर क्या करो? क्या लग रहा है, अब कब तक ये हिंसा थमने का नाम लेगी और क्या कब तक मणिपुर हिंसा की आग में जलेगा? बड़ा जबरदस्त मुद्दा है क्योंकि ये देखिए, वहाँ पर पीस चाहने वाले भी और ख़ास तौर से महिलाएं वहाँ पर बहुत आगे आ रही हैं और वो इस पीस के लिए, चाहे वो मैतीज़ की हो और चाहे कुकीज़ की हों, वो बड़ी अगुवाई कर रही हैं मेरी माताएं और बहनें। और अभी मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, सरकार तो अपने चुनावी फ़ायदे के लिए और अपनी सत्ता के लिए और सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने के लिए कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी क्या कर रही हैं? अब जाके राहुल गांधी जागे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं और राहुल गांधी को भी मतलब उनसे मिलने का, रोकने का एक जो प्रयास हो रहा है। तो ये जो उनके अंदर जो शांति बहाल करने वाली ताकतें हैं, नंबर एक तो शांति बहाल तभी हो सकती है जब उनको डिसआर्म किया जाए, डिसआर्म किया जाए और उनको बताया जाए कि हम किसी तरीके की हिंसा होने नहीं देंगे, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। तब जो है वो एक कॉन्फिडेंस बहाल किया जा सकता है और शांति बहाल की जा सकती है। सारे विपक्षियों की, अरे तुम बैठक यहाँ कर रहे हो, गृह मंत्री यहाँ बैठक कर रहा है, अरे बैठक तो वहाँ होनी चाहिए सबको लेके, और ये पता नहीं इत्तेफाक है या क्या बात है। जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार थी तब एक बार हिंसा भड़की, अब फिर बीजेपी की सरकार, फिर हिंसा भड़क गई। ये पता नहीं संयोग है या प्रयोग है, ये क्या बात है। लेकिन उस समय कम से कम अटल बिहारी ने एक प्रयास करके सबको मिला के बैठा के और अपना एक ताकत दिखा के, आयरन हैंड दिखा के, शक्ति दिखा के उसको दबाया था, मेल जोल करके रोका था। नीतियों की कमी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ नीयत की कमी नज़र आ रही है। नीयत और नीति दोनों ही खतरनाक तरीके से हिंसा को परपिचुएट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं और ये आग से खेल रहे हैं। देश सिर्फ मणिपुर नहीं झुलस रहा है, देश भी झुलस रहा है, क्योंकि आँच जो है वो बहुत दूर तक जाएगी अगर इसको नहीं रोका गया। रोकना हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसीलिए हम आज यहाँ आए थे कि हम अपना विरोध दर्ज करा सकें, शांति बहाल करने के लिए अपील कर सकें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।